नमस्कार। आज हम गंगा नदी प्रणाली के बारे में बात करेंगे। एक ऐसी यात्रा पर चलेंगे जो शुरू होती है हिमालय से और जाकर खत्म होती है बंगाल की खाड़ी में। ये सफर कमाल का है। आइए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले एक बहुत ही आम सी गलतफहमी दूर करते हैं। अक्सर लोगों को लगता है कि गंगा गोमुख ग्लेशियर से निकलती है ना? पर सच ये है कि गोमुख से जो धारा निकलती है वो गंगा नहीं बल्कि भागीरथी नदी है। तो फिर गंगा का असली सोर्स क्या है? इसके लिए हमें एक बिल्कुल अलग नदी को देखना पड़ेगा और उस नदी का नाम है अलकनंदा। आप इसको ऐसे समझिए, अलकनंदा जो सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है वो एक नेचुरल हाईवे की तरह है। एक चौड़ी बड़ी नदी जिसमें पहाड़ों से आने वाली दूसरी तेज रफ्तार नदियां आकर जुड़ जाती हैं, जैसे गाड़ियां हाईवे पर मर्ज होती हैं। और जब ये जबरदस्त पहाड़ी नदियां पानी, पत्थर और मिट्टी के साथ पूरे जोर से आके मिलती हैं तो उस मीटिंग पॉइंट को, उस संगम को प्रयाग कहते हैं। ये बहुत पवित्र माने जाते हैं और अलकनंदा के रास्ते में ऐसे 5 खास प्रयाग आते हैं। अब एग्जाम्स के लिए इन 5 प्रयागों, जिन्हें पंच प्रयाग कहते हैं, उनको नॉर्थ से साउथ के सही ऑर्डर में याद रखना सच में एक नाइटमेयर हो सकता है। लेकिन घबराइए मत, इसको याद करने की एक बहुत ही आसान सी ट्रिक है। बस ये एक लाइन याद कर लीजिए और अलकनंदा के सारे संगम का पूरा सीक्वेंस आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो आइए इसको डीकोड करते हैं। सबसे पहले विष्णु से बनता है विष्णु प्रयाग, जहां अलकनंदा धौली गंगा से मिलती है। फिर नंद से नंद प्रयाग, यहां अलकनंदा और नंदाकिनी मिलती हैं। इसके बाद कर्ण से कर्ण प्रयाग पिंडर नदी के साथ। चौथा है रुद्र यानी रुद्रप्रयाग, मंदाकिनी नदी के संगम पर। और आखिर में देव से बनता है देवप्रयाग। और यही वो जगह है, ये सबसे जरूरी पॉइंट है। जब देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी आपस में मिल जाती हैं, तब जाकर उस पॉइंट से आगे इस नदी को गंगा कहा जाता है, इससे पहले नहीं। तो अब हमारी नदी को गंगा नाम मिल चुका है, लेकिन इसकी कहानी अभी शुरू हुई है। अब गंगा पहाड़ों से नीचे उतरेगी और इसका पूरा रूप, इसका कैरेक्टर बिल्कुल बदल जाएगा। और ये सफर छोटा नहीं है। गंगा अपने पूरे रास्ते में समुद्र तक कुल 2525 किलोमीटर का फासला तय करती है। यही वजह है कि ये भारत की सबसे लंबी नदी है। वो अहम मोड़ आता है हरिद्वार में। यहां तक गंगा तेज रफ्तार से गहरी पहाड़ी वादियों में बहती है, लेकिन हरिद्वार में आते ही वो पहाड़ों को छोड़कर दूर तक फैले हुए समतल मैदानों में प्रवेश करती है। और बस यहां से सब कुछ बदल जाता है। उसकी स्पीड कम हो जाती है और वो चौड़ी होकर शांत बहने लगती है। अच्छा, एक और कॉमन एग्जाम ट्रैप। सवाल आता है कि गंगा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका जवाब है 5। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और 5वां कौन सा? अक्सर लोग झारखंड को भूल जाते हैं। हाँ, गंगा साहिबगंज जिले में झारखंड की बॉर्डर को टच करती हुई निकलती है। इसको जरूर याद रखिएगा। और खास करके यूपी के एग्जाम्स की तैयारी करने वालों के लिए एक क्विक फैक्ट। गंगा उत्तर प्रदेश में एंटर करती है बिजनौर जिले से और एग्जिट करती है बलिया जिले से। दोनों ब से शुरू होते हैं, याद रखने में आसानी होगी। जाहिर सी बात है, इतना लंबा सफर गंगा अकेले तय नहीं करती। इसकी अपनी एक विशाल टीम है। मतलब इसके दोनों तरफ से, लेफ्ट बैंक और राइट बैंक से ढेर सारी सहायक नदियां आकर इसमें मिलती हैं और इसको और विशाल बनाती हैं। तो अब इन लेफ्ट बैंक की सहायक नदियों को, जो सब हिमालय से आती हैं, उनको वेस्ट से ईस्ट के सही ऑर्डर में कैसे याद रखें? फिकर नॉट, इसके लिए भी एक सिंपल सा सेंटेंस है। देखिए कितना परफेक्ट है। रामू से रामगंगा, फिर गोमती, घाघरा से घाघरा, उसके बाद गंडक, कोसी और आखिर में महान से महानंदा। वेस्ट टू ईस्ट, एकदम आसान। लेकिन इन सारी नदियों में से एक नदी ऐसी है जो अपने अच्छे काम के लिए नहीं बल्कि अपने तबाही मचाने वाले नेचर के लिए बदनाम है। नाम है कोसी, जिसे बिहार का शोक यानी सौरो ऑफ बिहार भी कहा जाता है। पर ऐसा क्यों? इसका कारण है कोसी का काम करने का तरीका। ये नदी हिमालय से अपने साथ भारी मात्रा में मिट्टी और गाद यानी सेडिमेंट लेकर आती है। जब ये मैदानों में पहुंचती है, इसकी स्पीड कम हो जाती है और ये सारा सेडिमेंट अपने ही रास्ते में जमा कर देती है। इससे इसका अपना ही रास्ता ब्लॉक हो जाता है। फिर पानी क्या करेगा? वो अचानक से एक नया रास्ता बना लेता है और ऐसी जगहों पर तबाही मचा देता है जहां पहले सूखा पड़ा था। बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल।
अब आते हैं राइट बैंक की सहायक नदियों पर। यहाँ एक नदी है सोन, जो एक ज्योग्राफी का पजल है। देखिए, सारी नदियां ढलान की तरफ बहती हैं, है ना? लेकिन सोन नदी नॉर्थ की तरफ बहती है, जो कि उस इलाके की नेचुरल स्लोप के बिल्कुल उल्टा है। ऐसा लगता है जैसे ये ग्रेविटी के खिलाफ जा रही हो। ये कैसे मुमकिन है? इसका जवाब जमीन के नीचे जियोलॉजी में छिपा है। दरअसल सोन नदी एक रिफ्ट वैली यानी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ये जमीन में एक बहुत गहरी दरार है जो टेक्टोनिक फोर्सेस की वजह से बनी है। यही दरार नदी को अपना रास्ता दिखाती है और उसे मजबूर करती है कि वो नॉर्थ की तरफ बहती चली जाए, जब तक कि वो पटना के पास आकर गंगा में न मिल जाए। अब हम गंगा के सफ़र के आखिरी हिस्से में हैं। यहाँ कहानी आती है इंसानी दखल यानी ह्यूमन इंटरवेंशन की, दुनिया के सबसे बड़े डेल्टा की, और एक ऐसे जीव की जो गंगा की सेहत का हाल बताता है। आगे बढ़ने से पहले दो और कॉमन गलतियां होती हैं एग्जाम्स में। चलिए उन्हें ठीक कर लेते हैं। पहला, टेहरी डैम गंगा पर है। नहीं, ये गलत है। टेहरी डैम भागीरथी नदी पर है, देवप्रयाग से भी पहले। दूसरा, फरक्का बैराज फ्लड कंट्रोल के लिए है। ये भी गलत है। इसका मेन काम है गंगा के पानी को हुगली नदी में डाइवर्ट करना, ताकि कोलकाता पोर्ट में जमी हुई मिट्टी साफ हो सके और वो चलता रहे। और अब मिलते हैं गंगा के सबसे खास मेहमान से, गंगा डॉल्फिन से। ये सिर्फ एक जीव नहीं है, ये एक बायो इंडिकेटर है। इसका मतलब ये है कि इसकी मौजूदगी या गैर मौजूदगी, इसकी सेहत, ये सब हमें सीधे सीधे बताता है कि गंगा नदी कितनी साफ या प्रदूषित है, क्योंकि ये सिर्फ साफ और ताज़े पानी में ही जिंदा रह सकती है। तो जब हम सुनते हैं कि गंगा डॉल्फिन की संख्या लगातार घट रही है, तो इसका क्या मतलब समझें? ये अंधी डॉल्फिन जो सिर्फ साफ पानी में जी सकती है, उसकी कम होती आबादी हमें हमारी राष्ट्रीय नदी के भविष्य के बारे में क्या चेतावनी दे रही है? ये एक बहुत गंभीर सवाल है।